हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 18 पर आ गए और हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस की लॉजिकल प्रॉब्लम्स की सीरीज देख रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम अलजेब्रा रिवाइज कर रहे हैं और आज भी हम अलजेब्रा के 10 सिंगल चॉइस सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है, तो ट्राई करते हैं इसको अपन साथ में। तो बोल रहा है ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर z एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस फोर 5 पाई/6 होगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई/3 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर जेड स्क्वायर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं डब्ल्यू। तो पहला वाला बन जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू माइनस फोर बराबर 5 पाई/6। अब बेटा ये एक आर्क की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस है। तो डब्ल्यू माइनस फोर जो है 4,0 से डब्ल्यू को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 5 पाई/6 एंगल बनाएगा एक डायरेक्शन में। तो ये रे है। फिर अगर अपन इसकी बात करें तो ये W और +4 को आप लिख सकते हो माइनस कॉमन लेके -4। और ये जो रे है ये पाई/3 बनाएगी, मतलब अगर ये -4,0 है तो यहां से अब अपन जाएंगे पाई/3 डायरेक्शन में, तो ये एक रे आ गई। और ये दोनों आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब W की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा W, हमें नहीं पता, हमें नंबर से ही मतलब है। तो W की एक वैल्यू पॉसिबल है, पर अब क्योंकि जेड स्क्वायर की बराबर W है जिसकी कोई एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी जेड स्क्वायर की एक और जेड की दो वैल्यूज पॉसिबल है। और ये अपन लोकस से, ज्योमेट्री से, रे के डायग्राम से यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती है। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंदी हमारे पास हो सकता है, फिर से एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है तीन अलग अलग, थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको ये बोल रहे हैं Z1 Z2 Z3। तीनों का मॉड बराबर है और जीरो से बड़ा है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, अपन Z1 को लिख लेते हैं R1 e की पावर आयोटा थीटा वन, और R ही लिख देते हैं क्योंकि तीनों का मॉड बराबर है। Z2 को लिख देते हैं R e की पावर आयोटा थीटा टू, और Z3 को लिख देते हैं R e की पावर आयोटा थीटा थ्री। अब Z1 प्लस Z2 Z3, Z2 प्लस Z3 Z1, Z3 प्लस Z1 Z2, ये तीनों रियल नंबर्स हैं, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बनता है। तो अब अगर ये तीनों रियल है, मान लो Z1 प्लस Z2 Z3 रियल है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z रियल होता है तो हम क्या लिखते हैं, Z बराबर Z बार। तो अपन इसको लिख सकते हैं Z1 बार, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे Z2 बार Z3 बार, लिख सकते हैं अपन ऐसा, है ना। तो अपन ने इसको इस तरह से लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास R e की पावर आयोटा थीटा वन प्लस R स्क्वायर e की पावर आयोटा थीटा टू इंटू e की पावर आयोटा थीटा थ्री। तो ये थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास Z1 बार, क्योंकि होगा R e की पावर माइनस आयोटा थीटा वन, और इधर आ जाएगा R स्क्वायर e की पावर माइनस आयोटा थीटा टू प्लस थीटा थ्री। अब आपको पता है जैसे ये होगा R cos थीटा वन आयोटा R sin थीटा वन, ये होगा R cos थीटा वन माइनस आयोटा R sin थीटा वन। तो इनको जब एक तरफ लाएंगे तो R cos थीटा वन कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा R sin थीटा वन। इसी तरह से बेटा इन दोनों को एक तरफ लाएंगे, है ना, तो इसको भी अगर एक तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा 2R, और आयोटा के साथ आ जाएगा R स्क्वायर है, 2R स्क्वायर साइन थीटा टू प्लस थीटा थ्री। तो यहाँ पर अपन 2 आयोटा और एक R को यहाँ पर अपन रिमूव कर सकते हैं, R0 नहीं। अब ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी कर लो, जैसे ये साइन थीटा वन की वैल्यू, तो ऐसे ही अगर आप साइन थीटा टू के लिए करोगे तो ये आ जाएगी -R साइन थीटा थ्री प्लस थीटा वन, है ना। जैसे अपन ने यहाँ रियल बनाया वैसे आप Z3 प्लस Z1 Z2 को Z3 बार प्लस Z1 Z2 बार के बराबर कर सकते हो। इसी तरह जो साइन थीटा थ्री होगा ये आ जाएगा -R साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। अब एलिमिनेट कैसे करें, इन दोनों को जैसे डिवाइड कर दो, तो अगर अपन यहाँ पर इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, किसका रेशियो, साइन थीटा वन अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा टू। राइट हैंड साइड में माइनस आर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा टू प्लस थीटा थ्री, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा थ्री प्लस थीटा वन। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा टू बाय साइन थीटा थ्री, और राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा साइन थीटा थ्री प्लस थीटा वन अपॉन साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो साइन थीटा वन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा
साइन थीटा 3 प्लस थीटा 1। इसी तरह राइट हैंड साइड के अंदर करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा 2 और साथ में आ जाएगा साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन ए साइन भी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, और माइनस के अंदर आ जाता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। यही चीज राइट में भी कर देंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और माइनस के अंदर आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो अब यहाँ से कॉस थीटा 3 तो चला जाएगा, कॉस 2 थीटा 1 प्लस थीटा 3, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कॉस 2 थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, यहाँ पर इसके केस के अंदर बराबर आ रहे हैं। सेम चीज आप इधर भी कर सकते हो, आइडेंटिकल नहीं है तो इसका मतलब ये एंगल आप डायरेक्टली यहाँ बराबर नहीं कर सकते, तो आप एक तरफ ले आओगे, कॉस ए माइनस कॉस बी लगाओगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2, और साथ के अंदर आपके पास यहाँ पर है 2 थीटा 2 और 2 थीटा 3, अपॉन में 2 आ जाएगा, और एक में आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 3 बाई 2। तो दूसरे वाले को तो जीरो नहीं करेंगे अपन, पहले वाले को जीरो कर सकते हैं। तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का ये जो सम है, ये आपका एन पाई के बराबर हो सकता है, पाई 2 पाई सो ऑन। तो अगर आप इसको पाई के ही बराबर लोगे तो इसके केस के अंदर यहाँ पर मैच नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे पाई माइनस करोगे अगर आप, तो उसके केस में ये साइन थीटा 1 ही बन जाएगा, तो फिर साइन थीटा 1 जीरो होना पड़ेगा। तो इसके केस में अगर आप 2 पाई ले लोगे तो आप थीटा 2 प्लस थीटा 3 को 2 पाई माइनस थीटा 1 लिख सकते हो। तो ये माइनस माइनस साइन थीटा 1 आएगा, जैसे राइट साइड में था आपके पास साइन थीटा 1, लेफ्ट साइड में था आपके पास माइनस आर साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3, वो बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3, यानी माइनस साइन थीटा 1। अब आप आराम से कट कर सकते हो और आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पाई लेके करते तो आर माइनस 1 आता, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं होता मोड। तो आर की वैल्यू जो आ गई आपके पास, वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ये पाई के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर आपको ये जो z1 z2 z3 पूछा है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब ई की पावर आयोटा में थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आएगा। तो ये 2 पाई के बराबर आएगा, यहाँ पे अपन ने देखा था 2 पाई, और आर क्यूब 1 है, तो आंसर ई की पावर आयोटा 2 पाई आ जाएगा, जो कि 1 होता है। तो आपको यूलर फॉर्म लगानी है, 3 इक्वेशंस बनानी है, आर एलिमिनेट करके थीटा में रिलेशन बना के ट्रिग्नो लगाओगे, तब थीटा में रिलेशन 2 पाई आएगा और आर की वैल्यू 1 आएगी। तो थोड़ा लेंथी, अलग अलग अप्रोच भी हो सकती है, आप कमेंट्स में आपकी अप्रोच भी बता सकते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है, बट ये भी अगेन लॉजिकल है हमारे पहले सवाल की तरह, तो आप ट्राई करें। तो इसमें z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और z1 का 1 से 2 से 3 से सबसे डिस्टेंस बराबर है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया बेटा, कि मान लो आपके पास एक सर्कल है सेंटर 1 का, मॉड z माइनस 1 बराबर r टाइप का। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो 1,0 आपका सेंटर है, और z1 का डिस्टेंस यहाँ से z2 का भी यहाँ से बराबर है, मतलब z3 का भी बराबर है। तो ये सरकम सर्कल पर है, मतलब ये वाला जो सर्कल है ये इसका सरकम सर्कल है, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब मजे की बात, ये रोटेशन थ्योरम है। रोटेशन थ्योरम ये बोल रही है कि जो z3 से z1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, और जो z2 से z1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है अपने पास, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये किसके बराबर बन जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो z3 माइनस z1, और अपॉन में हमारे पास जो आ रहा है z2 माइनस z1, तो इनके बीच में हमें यहाँ पे एंगल मिल रहा है ना। तो वो एंगल की यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि जैसे भाई z3 z1 ये वाला वेक्टर है, z2 z1 ये वाला वेक्टर है, ये दोनों मिलकर अपने पास मान लो कोई भी एंगल बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर आई थिंक 30 डिग्री दे रखा है। तो जैसे ये होगी, इसको लिख लेते हैं पाई बाई 3। अब शानदार चीज ये होगी कि सेंटर पे एंगल डबल होता है, तो बेटा ये 60 डिग्री आ गया, है ना। और क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो ये बराबर है, तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे। मतलब कि z1 z2 और 1 इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है। और ये क्लास में थ्योरी में भी बताते हैं, अगर नहीं पता तो बता दूं, रोटेशन से प्रूव होता है, अभी प्रूव नहीं करेंगे। अगर z1 z2 z3, यहाँ z3 बना नहीं रहा, मैं बस रिलेशन बता रहा हूँ, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 के बराबर होता है, अगर इक्विलैटरल बना रहे हैं तो। यहाँ पे 1 z1 और z2 बना रहे हैं, तो अपन लिखेंगे बेटा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर z1 z2 प्लस z2 इंटू 1 प्लस z1 इंटू 1। ये रिलेशन अपन को इंपॉर्टेंटली फॉलो करना है।
तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा z2 स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 इंटू z3, और माइनस के अंदर यहाँ पर आ रहा है आपके पास z3, और प्लस में आ जाएगा आपके पास z3 का स्क्वायर ऐसा। अच्छा, ये एंगल z1 पे बन रहा था, ओके सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये z3 z1 और z2 z1 था, तो ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है, तो z2 z3 और 1 ये मिलके इक्विलैटरल बना रहे हैं, तो z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा z2 z3 प्लस z2 प्लस z3। ये थोड़ा सा चेंज कर देना। तो अब यहाँ पर अपन ने ये सारे ब्रैकेट खोल लिए, तो अब यहाँ पर अपन ने जब खोल लिए सारे ब्रैकेट, तो हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जहाँ पे देख सकते हो कि -1 + 2 तो खैर 1 हो जाएगा, तो z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ये z2 है, और प्लस 1 ये आपकी ये आपकी यहाँ पर रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड है, और z2 z3 आ रहा है, ये तो कट रहा है, z3 आ रहा है, z2 आ रहा है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों माइनस करोगे तो कट के 0 आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल z1 z2 z3 बनाते हैं तो रिलेशन पता होना चाहिए, और डायग्राम प्लॉट करके देखोगे कि ये सर्कम सर्कल है 1,0 सेंटर का, जहां पर ये z1 पे 30 बनाएंगे, सेंटर पे 60 बनाएंगे, तो z2 z3 z1 सॉरी z2 z3 और 1 इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो मजेदार सवाल था, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स है, और इसको करने का बहुत ही शानदार तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल है और एन एक ऑड इंटीजर है, और अब आपसे एन सी आर कॉस एन ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए का समेशन पूछा है, जो डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो कॉस थीटा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट होता है। तो ये जो कॉस एन ए और प्लस के अंदर ये जो आपका आर टाइम्स बी माइनस ए है, अपन बोल सकते हैं कि यार ये कुछ नहीं, ये सिंपली रियल पार्ट है किसका, ई की पावर आयोटा के अंदर एन ए प्लस आर बी माइनस है। क्योंकि जब ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं बेटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आता है, तो यही वाला पार्ट रियल होगा, आयोटा के साथ वाला साइन हो जाएगा। एनसीआर एक सिंपल क्वांटिटी है, तो वो अंदर भी आ जाएगी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसका समेशन कर देते हैं और फिर इसका रियल पार्ट एंड में निकाल देंगे, तो बात वही होगी, इसका समेशन आ जाएगा। तो इसका समेशन करते हैं, तो आर वेरिएबल है, तो ई की पावर आयोटा एन ए बार आ जाएगा, समेशन के अंदर बचेगा एन सी आर ई की पावर आयोटा बी माइनस ए, और साथ में आर है, उसको अपन ऐसे लिख लेते। तो ये एक तरह से एन सी आर एक्स की पावर आर का समेशन बन गया, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और होल पावर में एन। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि अपन को इसका क्या चाहिएगा, यहाँ पे रियल पार्ट इन दोनों के प्रोडक्ट का, ठीक है। तो 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा को इसको खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा वाला पार्ट बी माइनस ए, और साथ में आयोटा के साथ आ जाएगा साइन थीटा वाला पार्ट, ये भी बी माइनस है। तो 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 कॉस बी माइनस ए बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा, होल पावर एन है, तो 2 की पावर एन कॉस बी माइनस ए बाई 2 होल पावर एन, है ना। ये तो सिंपल सी एक स्केलर क्वांटिटी है बिना आयोटा की अलग। पीछे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बनेगा, जिसको आप ई की पावर आयोटा थीटा लिख लेते हैं, तो ये ई की पावर आयोटा बी माइनस ए बाई 2 आ जाएगा, और होल पावर में एन लगा हुआ है, तो ई की पावर आयोटा एन टाइम्स बी माइनस ए बाई 2 आ जाएगा, और इनटू में हमारे पास ई की पावर आयोटा एन ए है, तो ई की पावर आयोटा एन ए यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, तो ये ई की पावर आयोटा में बन जाएगा एन टाइम्स बी प्लस ए बाई 2। अब क्योंकि ए और बी सप्लीमेंट्री है, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, और एन ऑड है, मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया बेटा। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आपको पता है कि जब अपन इसे कॉस प्लस आयोटा साइन लिखेंगे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये वाला जो पार्ट है ये 0 के बराबर होगा। अब क्योंकि रियल पार्ट आपका 0 हो गया है, 0 इंटू ये भी 0 होगा, तो हमारा रियल पार्ट कुछ आएगा ही नहीं, और इस समेशन का आंसर 0 आ जाएगा। तो बाइनोमियल को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करना अच्छे क्वेश्चंस के अंदर हमारे लिए काम आ सकता है, हालांकि चांस कम है बट काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर बेस्ड है। तो इसमें बोला है 1 से 1000 तक कितने नंबर होंगे जो 60 से डिविजिबल है बट 24 से डिविजिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 1 से 1000 तक 60 से डिविजिबल सारे नंबर निकाल लेंगे, तो ये 1000 अपॉन 60 का इंटीजर पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें से 24 वाले कौन से होंगे? जैसे 24, 48 ये सब तो आएंगे नहीं, 60 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो आप देखोगे तो 60 का और 24 का जो एलसीएम है ये 120 होता है। तो हम इसमें से वो हटा देंगे जो 120 से डिविजिबल है। तो ये 1000 अपॉन 120 का इंटीजर पार्ट हमें वो नंबर से देगा 1 से 1000 में जो 120 से डिविजिबल। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 16.66 आएगा, या आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फाइनल 8 आ जाएगा। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन आना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज के अंदर मिक्स होके आ सकता है। सिंपल सवाल था। इससे आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बहुत ही लॉजिकल और प्यारा सवाल है। यहाँ पर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो अपन इस पे काफी सारी बार बात कर चुके बेटा कि जब इंटीजर्स हैं ऐसी बात बोली जाए तो फैक्टर्स पे थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मान लो एक्स और वाई इंटीजर है, एक्स इंटू वाई आ रहा है मान लो 3, तो आपके केसेस लिमिटेड हो जाएंगे, जैसे 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, -1 इंटू -3, -3 इंटू -1, उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर है तो और कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर यही आइडिया ट्राई करेंगे कि इस इनइक्वालिटी में हम फैक्टर बनाएंगे ताकि ए और बी की जो लिमिटेड वैल्यूज है वो आ जाए, फिर इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इस पे एमजीएम लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि एक तो सिर्फ इंटीजर्स है, सारी वैल्यूज नहीं है। दूसरा, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल है, और तीसरी बात, इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करके ए और बी के थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 2, राइट साइड में आ जाएगा इससे बड़ा 3a प्लस 3b। तो अब इसको मैं कैसे सोचता हूँ फैक्टराइजेशन की, मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ ताकि आप इसको बिना किसी दिक्कत के हर बार फैक्टराइज कर सको। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 3a को मैं 2ab दे देता हूँ, 3b को मैं अभी रहने देता हूँ, है ना। तो मैं इसमें क्या करता हूँ हर बार बेटा, मैं जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेता हूँ, जैसे 3 माइनस 2b आया, तो मैं यहाँ पर भी यही चीज बनाने की कोशिश करूंगा, 3 माइनस 2b। पर यहाँ पे 3b है, तो आपको पता है कि भाई 2b को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2b को 3/2 से करोगे तो 3b आ जाता है। तो मैं इसमें से 3/2 कॉमन ले लेता हूँ, वो भी माइनस का। तो मैं यहाँ पे -3/2 अगर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2b। पर मुझे यहाँ 3b चाहिए फैक्टराइज करने के लिए, तो मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ। अब क्योंकि मैंने ये 3 जबरदस्ती लगाया है, तो 3 इंटू -3/2 होता है -9/2। तो यही चीज मैं लेफ्ट साइड में भी करूंगा, यहाँ भी -9/2 लगा दूंगा। तो फायदा ये हुआ कि यहाँ पर लेफ्ट में जो भी आया राइट साइड में फैक्टर बन गए, a -3/2, 3 -2b। अब इसका अपन एनालिसिस कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ एलसीएम ले लो 2a माइनस 3, फिर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा एलसीएम के बाद, तो आपके पास आ जाएगा -5, और उससे बड़ा है 2a माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2b। एक माइनस इसको इधर दे देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब अपने लिए देखना बड़ा आसान हो गया, 2a माइनस 3 2b माइनस 3 का प्रोडक्ट 5 से छोटा। अब ए और बी की बेटा लिस्ट बना लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर है, मिनिमम मिनिमम 1 1 रखेंगे, तो 1 1 पे ये -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपन रख सकते हैं, और भी रख सकते हैं, जैसे मान लो आपने 1 2 रखा तो -1 हो गया, वो भी चलेगा। 1 3 रखा है ना, 1 4 रखा, ऐसे आते जाएंगे। फिर जैसे 2 से रखोगे तो आप 2 2 रख सकते हो, है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अपन देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। तो हम आगे जाएंगे, तो जैसे आप a को 2 ले लो, b को 3 ले लो, तो ये 1 इंटू 3 आ जाएगा। अब 2 4 या ऐसा कुछ नहीं ले सकते हो, बड़ा हो जाएगा। तो मैं 2 3 या 3 2 के आगे नहीं जा पाऊंगा। आप इन सब पे वैल्यू निकालने की ट्राई करना बेटा, क्योंकि आप सीख रहे हो ये कंसेप्ट। तो आपको पता चलेगा 2 और 3 रखने पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ऊपर 37 नीचे 13। आप बाकी वाली वैल्यूज भी निकाल कर ट्राई करें तो आप रियलाइज करेंगे यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी M37 और N13 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन वाली चीज इंटीजर्स के केस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम दिमाग में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं एक आसान सवाल पे। अब ये बोल रहा है कि a cos x है यहाँ पर, जो कि cos x प्लस लैम्डा प्लस b के बराबर है, आइडेंटिटी इन x है। तो a cos लैम्डा और b के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर कभी भी बोलते हैं आइडेंटिटी इन x, मतलब x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब x के क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोफिशिएंट्स हम जीरो बना देते हैं ताकि 0 बराबर 0 आ जाए। कुछ भी करें तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, cos x प्लस लैम्डा का एक्सपेंशन लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा cos x इंटू कॉस लेमडा, माइनस में हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन लेमडा, और प्लस में बी। तो अब एक तरफ ले जाते हैं बेटा, जैसे cos x कॉमन आ रहा है लेफ्ट में, a माइनस कॉस लेमडा, फिर प्लस में आपके पास आएगा साइन एक्स साइन लेमडा, और माइनस के अंदर आएगा b। तो अब जितने भी x के टर्म्स हैं उन सबके कोफिशिएंट जीरो कर दो। जैसे cos x के साथ ये आ रहा है तो a माइनस कॉस लेमडा को अपन जीरो कर देंगे, साइन एक्स के साथ ये आ रहा है साइन लेमडा, तो इसको भी जीरो कर देंगे, और माइनस भी अकेला आ रहा है वो भी जीरो कर। तो अब एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा।
तो b की वैल्यू फिक्स हो गई 0, है ना। अब साइन लैम्डा जो है वो अपने पास आ गया यहाँ से, साइन लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 0 हो गई, तो अब कॉस लैम्डा प्लस माइनस 1 हो सकता है। जैसे मान लो कॉस लैम्डा 1 हुआ तो a1 आ जाएगा, कॉस लैम्डा माइनस 1 हुआ तो a माइनस 1, तो ये दो पेयर बन जाएंगे। तो आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट काम आ सकता है या इनडायरेक्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट अपन सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिंपल है बट आपको कॉस रूल आना चाहिए। तो कॉस रूल अपन को ये बोलता है कि जैसे मान लो ये कैपिटल ए के सामने साइड है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, तो ये बोलता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो होगा ये 2 इंटू स्मॉल बी स्मॉल सी और उनके बीच के एंगल कॉस ए के बराबर होगा। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, बोल रहा है दो साइड का सम जो है वो x है, दो साइड का प्रोडक्ट जो है वो y है, और z इसकी तीसरी साइड है, तो अपन इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है, तो b प्लस सी एक्स की जगह, है ना, z की जगह a, फिर b प्लस सी एक्स की जगह z की जगह यहाँ पे a, और ये y के बराबर आ रहा है जो कि bc है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा a स्क्वायर, ये bc के बराबर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी सी आ गया, और आपको पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 2bc cos ए है, तो यहाँ से बी सी कट जाएगा और cos ए की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी। अब cos थीटा नेगेटिव है मतलब ऑब्ट्यूज है 90 से 180 के बीच में, और ऑब्ट्यूज एंगल से बड़ा कोई एंगल होता नहीं है, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है ट्राइंगल में, यानी ए ही लार्जेस्ट एंगल है, और cos थीटा माइनस हाफ होता है 2π/3 पे, तो ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो ये आसान था, बट हाँ हमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का है क्वेश्चन और साथ में कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, काफी लॉजिकल है, लास्ट में लिमिट पूछ रहे हैं तो आप ट्राई करें तो मजा आएगा। तो ये बोल रहा है आपको इसके केस के अंदर कि z0 z1 z2 से zn ये सारे कोलिनियर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कोल अच्छा एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं हमारा बीच में, ये हमारा था पेज 5 पे, अच्छा ये ब्लैंक, ओके सॉरी। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये सारे कोलिनियर है। जैसे मान लो आपने r को 1 रखा, तो 2 टाइम्स मॉड z2 माइनस z1, ये आ जाएगा z2 माइनस z0 के बराबर। तो अब यहाँ पे क्या है ना, हमें z1 और z0 दे रखा है, और ओरिजिन आ रहा है यहाँ पे, तो ये ओरिजिन ले लेते हैं। z2 आ रहा है, z1 आ रहा है -1 + 2 आयोटा, तो -1 + 2 आयोटा इधर कहीं आएगा। और फिर अगर इधर देख लें अपन, तो z0 आ रहा है हमारे पास 3, -6, तो ये हो जाएगा 3, -6, और कोलिनियर है मतलब बाकी सारे पॉइंट्स भी इसी लाइन पर आएंगे, और आप स्लोप निकालोगे 0 0 से, तो इसका -2 और इसका भी -2, तो लाइन 0 0 से जाएगी, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अब ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए कि जैसे मान लो ये आपका z0 है, ये आपका z1 है, तो z2 का z1 से डिस्टेंस का डबल जो है वो z2 से z0 के डिस्टेंस के बराबर है, और मैं उसको इसमें बीच में ही ले रहा हूँ सेम लाइन में, ताकि ये पास पास आते जाएं। अदरवाइज मॉड zn क्या होगा, अगर आप बाहर ले लोगे लाइन पे तो इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो z2 बीच में ही है। अब z2 का जो z1 से डिस्टेंस है उसका डबल जो डिस्टेंस है वो z0 से, तो z2 z1 के करीब होगा, z0 से दूर होगा, और रेशियो 1:2 आ जाएगा, कुछ ऐसा। यानी मान लो z1 से z0 का डिस्टेंस जो है आपके पास वो d के बराबर था, तो अब इसके केस के अंदर अब ये वाला जो डिस्टेंस है z1 से z2 का, ये d/3 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ पे ये 2d/3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये d/3, और z0 का z2 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो डबल आ रहा है, तो ये 2d/3 हो जाएगा। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे Z2 की बात करोगे कि भाई Z2 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे Z0 के रेस्पेक्ट में Z0 को रेफरेंस पॉइंट मानकर देखूं, तो मेरा जो Z0 का Z2 से डिस्टेंस आ रहा है ये 2d/3 है, जिसको d माइनस d/3 लिख सकते हैं। एक और निकाल लो, आपको पैटर्न मिल जाएगा बेटा, प्रैक्टिस के लिए मैं 2 बता रहा हूँ, अब 3 निकालोगे। अब क्या होगा कि आपका यहाँ पे Z2 आ गया, अब यही रिलेशन आप बनाओगे जिसमें अब आप R को 2 रखोगे, तो 2 टाइम्स Z3 माइनस Z2, ये आ जाएगा आपके पास Z3 माइनस Z1, मतलब Z3 की Z1 से जो दूरी है वो डबल है Z2 से दूरी के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब अब ये Z2 के पास होगा। अच्छा Z1 Z2 को अगर थोड़ा अपन प्यार से एनालाइज करें, तो ये डिस्टेंस हमने बोली थी ये d/3 है। अब Z2 जब इस पे आएगा, तो Z2 का जो डिस्टेंस है Z3 से वो कम हो जाएगा, यहाँ सॉरी Z3 आएगा बीच में, तो Z3 का डिस्टेंस Z2 से कम होगा,
Z1 से ज्यादा होगा, Z1 से जो डिस्टेंस है वो डबल है उसका। तो मतलब ये वाला जो है ये 2 है, ये 1 है। तो अगर आप यहाँ पे 2:1 इसके केस के अंदर लगाने की इधर अगर आप कोशिश करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि भाई ये 2/3 इंटू D/3, तो एक हो गया 2D/9 और ये 1/3 इंटू D/3, तो ये हो जाएगा D/9। और ये Z2 से दूर है Z3 की तरफ, तो अगर मैं इसको Z0 से दूरी निकालूंगा Z3 की, तो जो पुराना वाला D माइनस D/3 था इसमें D/9 ऐड हो जाएगा। एक और मैं चाहूंगा आप खुद से बनाएं। तो जब आप बनाएंगे Z4 के लिए तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जीपी चलना शुरू हो जाएगी। अगले में जो है आपके पास आ जाएगा D/27। तो अब इस इनफाइनाइट जीपी तक जा रही, तो लास्ट में अगर अपन Zn की बात करें, पर सर हमें तो मॉड Zn चाहिए, आप Z0 से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि Z0 से पता चल गया कहाँ है, तो कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। तो Z0 माइनस Zn आ जाएगा आपके पास किसके बराबर बेटा? D/3 D/9 चल रहा है नेगेटिव कॉमन रेशियो के साथ, तो 1 माइनस माइनस 1/3, यानी ये 3D/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब Z0 से इसकी डिस्टेंस 3D/4 है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये है Z1, ये है Z0, और यहाँ से आपका 3D/4 है, तो इसका मतलब Z1 से एंड में D/4 रहा होगा, मतलब 1:3 ऐसा। अब Z1 के कोऑर्डिनेट हमें पता है, Z1 है -1, 2 के बराबर, और Z0 के कोऑर्डिनेट पता है 3, -6। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंटू 3 हो गया 3, 3 इंटू -1 हो गया -3, तो 0 आ गया। फिर आप वापस लगाओगे 1 इंटू -6, 3 इंटू 2 6, ये भी 0 आ गया। तो अरे Zn जो है वो खुद ही क्या जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये खुद 0 0 हो जाएगा, तो मॉड Z 0 आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लगा कर हमने देखा Z0 से Zn की दूरी क्या थी, उसके बाद फाइनल सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया जीपी बनाने के बाद। तो फिर हमने उस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके Zn निकाला और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिया। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बचा के रखा है। लेकिन आप इस स्पेशल को तभी एंजॉय कर पाओगे जब आपने चैनल पे केले हैमिल्टोनियन थ्योरम देखी है, या फिर हमने जो अलजेब्रा के रिवीजन वीडियोस बनाए हैं वो आपने अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें केले हैमिल्टोनियन थ्योरम के अलावा मैंने और भी काफी चीजें डिस्कस करी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जल्दी से जाकर आप उन्हें देखें जब जब आपको टाइम मिलता है। कैलकुलस पूरा हो गया, अलजेब्रा पूरा होने वाला है, कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D शुरू होने वाला है, सॉल्व क्वेश्चंस और अनसॉल्व क्वेश्चंस के पीडीएफ्स भी है, उनको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो 4x4 की मैट्रिक्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये केले हैमिल्टोनियन थ्योरम से आती है। जब आप a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 करते हैं तो ये यहाँ पर 4 डिग्री इक्वेशन बनेगी, लेमडा की पावर 4 माइनस 6 लेमडा स्क्वायर और प्लस में 2i बराबर 0। अब मैंने आपको इसमें बताया था कि जो सम ऑफ ऑल रूट्स होता है वो ट्रेस होती है, यानी जो ट्रेस ऑफ a आ रही है वो आपके पास यहाँ पे 0 के बराबर आएगी, यहाँ लेमडा क्यूब नहीं है। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा आपके पास वो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज, ये 2 के बराबर आ जाएगा। ये दो चीजें डायरेक्ट यहाँ से पता चल रही है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी बेटा कि a इनवर्स के लिए अगर ट्रेस या डिटर्मिनेंट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स यूज कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा को 1/λ से रिप्लेस कर दो। ये चीज लोगों को नहीं पता होती है, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत खास है। हालांकि जेई में आने के चांस कम है, बट अगर आ गया तो अपन को मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे 2i की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स नहीं रख रहा हूँ, 2 ही रख देता हूँ। तो 2, अब एलसीएम ले लेंगे तो 2 लेमडा की पावर 4 माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 0 आ जाएगा। तो ए इनवर्स की भी अगर आप यहाँ पे ट्रेस देखेंगे तो लेमडा क्यूब नहीं है तो 0 आ रहा है, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हाफ आ रहा है। तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स आपका 0 हो गया बेटा, 0 इंटू आई नल खत्म हो गया। तो ये नहीं लेना। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए ट्रांसपोज का और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, और एडजॉइंट लगाते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और दो बार एडजॉइंट लगा दिया तो n-1 का स्क्वायर, n मतलब उसका ऑर्डर है। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से केले हैमिल्टोनियन थ्योरम से निकाला 512 आ जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। तो एक बार क्वेश्चंस वापस गो थ्रू करें। तो इनिशियली 35-37 डेज अपन सेक्शन वाइज चलेंगे, फिर वापस एक बार मिक्स क्वेश्चंस पर आएंगे तो अपन डिफिकल्टी लेवल और